जमशेद भाई जिंदा हैं और अगले एपिसोड में आपको देखेंगे। आज हमारे साथ ख़ास हमारे दोस्त जिनका जिक्र मैं हमेशा करता हूं, अजय सूरी साहब उर्फ सूरी साहब। कहते हैं ना, इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। तो ये जंगलों में मेरा जो पहला प्यार कॉर्बेट था। रामनगर से एक ढिकाला की बस चलती थी, जो आजकल के जो कॉर्बेट जाने वाले इस बात पे यकीन ही नहीं करेंगे कि ढिकाला तक एक बस जाती थी। चितवन भी मैं कॉलेज टाइम से मैंने जाना शुरू किया। यार आपने सारे काम कॉलेज टाइम में किए, मैंने उल्टे सीधे काम किए कॉलेज टाइम में। फर्क इतना था, आप सही दिशा में थे, मैं अलग दिशा में था। आपको कलुआ याद है? हाय हाय, माय फेवरेट टाइगर कलुआ। का एक टाइगर हुआ था भोला, आपको तो याद है? हाँ, यस, भोला ऑफ कोर्स। वो इतना भोला था कि अब शायद वो चाइना पहुंच गया। T2 टाइग्रिस होती थी शायद, उसकी डेथ हो गई थी। हाँ, डेथ हो गई थी, या मतलब ऑलमोस्ट डेथ के कगार पे थी। उस हाथी ने 25-30 लोगों को मार दिया था ऋषिकेश के आसपास। बिल्कुल। ट्रैंक्लाइज जब किया था तो हाथी वो खड़ा ही था। फिर उसके दांत काटे गए, उसे ट्रक में लोड किया गया क्रेन के सहारे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पहले मैं बता दूं कि जमशेद भाई जिंदा हैं क्योंकि आज वो नहीं है। आज हमारे साथ ख़ास हमारे दोस्त जिनका जिक्र मैं हमेशा करता हूं, अजय सूरी साहब उर्फ सूरी साहब। तो सूरी साहब से आज हम बात करेंगे। आज का एपिसोड हम कहानी जो है वो मेरी और सूरी साहब की होगी कि जब हम जंगल में वाइल्ड लाइफ में काम करते थे तो वो किस्से। और मैं ये भी बता दूं कि जो जंगल का चस्का मुझे लगा शेर खां को, वो आपकी बदौलत लगा था सूरी साहब। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू आसिफ। तो सूरी साहब, जैसे अपन ने बहुत किस्से सुनाए कॉर्बेट के, हर जगह के, ये जो अभी भी आप कॉर्बेट में मतलब जंगल में ही जी रहे हैं और कमाल का आपका पूरा वो रहा करियर। बीट जर्नलिस्ट, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे, फिर वाइल्ड लाइफ में आप थे, हैं और रहेंगे। मेरा मानना है जब तक आप रहेंगे वाइल्ड लाइफ में ही रहेंगे। तो मैंने कॉर्बेट तो 2002-01 में शुरू किया और आप कॉर्बेट जाते हैं। आपका कॉर्बेट में देखता हूँ जब 2002 में बहुत आम सा था, अब बहुत ख़ास हो गया है। सारी सुविधाएं, बढ़िया कैंटीन, मतलब 24 घंटे लाइट। मैं जब आपके साथ गया था पहली बार कॉर्बेट, तब 1 घंटे के लिए वो जनरेटर ऑन होता था कि आप अपने कपड़े पे बदल लें। काला साहब की कैंटीन होती थी जहाँ पे खाना खा लेते थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, बेसिक एमिनिटीज़ थी। लेकिन जब आप गए थे, मतलब आपकी पहला जो विजिट था कॉर्बेट में, आपने मुझे किस्सा सुनाया था। आप बस से गए थे, आप उस ज़माने में पढ़ाई कर रहे थे। वो किस्सा ज़रा मैं सुनना चाहूँगा और सारे लोग सुनना चाहेंगे। देखो आसिफ, बहुत सुनहरी यादें हैं मेरी कॉर्बेट के साथ। और कहते हैं ना, इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। तो ये जंगलों में मेरा जो पहला प्यार कॉर्बेट था, और वो इसलिए कि 2 राइटर्स की किताबों ने मुझे बहुत प्रभावित किया जब मैं स्कूल में था। एक थे हिंदी के, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं, जिनका नाम था श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार। और उनके टाइटल ही इतने रोमांच से भरे होते थे। मसलन सूखे सुनसान नालों में, मचान पर 49 दिन, वाह, वो मधु भरे दिन, मालिनी के वनों में। फिर उसके बाद मैंने जिम कॉर्बेट की जब किताबें पढ़ी तो वाइल्ड लाइफ का बुखार कुछ ऐसा चढ़ा कि आज तक उतरा ही नहीं है। कि आज तक वो उतरा ही नहीं, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। तो कॉर्बेट में आपने ठीक कहा, कॉर्बेट आज की डेट में एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया है, ठीक है ना। जिसको अगर किसी को वाइल्ड लाइफ का शौक नहीं भी है, जंगलों का शौक नहीं भी है, वो फिर भी इसलिए कॉर्बेट जाना चाहेगा ताकि वो अपने दोस्त यारों को बता सके, एक ब्रैगिंग पॉइंट गेन कर सके, फेसबुक में डाल सके कि भाई ये देखो मैं कॉर्बेट गया था, टाइगर देख के आ रहा हूँ। लेकिन उस समय जब हम जाते थे, मुझे याद है क्योंकि मैं कॉलेज में था। ईयर कौन सा रहा होगा? ये था 85-86 का। बाप रे बाप। और यहाँ से रामनगर की बस जाती थी जी। 7-8 मैं सबको बता दूं कि रामनगर से आगे बढ़ने पे आपका कॉर्बेट आता है। रामनगर की बस जाती थी और रामनगर से एक ढिकाला की बस चलती थी, जो आजकल के जो कॉर्बेट जाने वाले इस बात पे यकीन ही नहीं करेंगे कि ढिकाला तक एक बस जाती थी। तो भाई साहब, उस बस पे हम बैठ के जाते थे और उस समय कोई जिप्सी नहीं होती थी। उस समय जिप्सी अलाउड ही मतलब थी नहीं, उस समय कोई जिप्सी नहीं थी। उस समय काला साहब की कैंटीन थी, जिनकी एक अपनी पर्सनल महिंद्रा की गाड़ी थी, जो रसद वगैरह लाने इसलिए का नहीं काम करती थी कि टूरिज्म का जो हम ये रूप कॉर्बेट में अब देख रहे हैं वो था ही नहीं तब। वो बहुत ही बेसिक था उस समय। जो सिर्फ वन्य जीव प्रेमी या जिनको वाइल्ड लाइफ का शौक हो, टाइगर उस समय एक सोशल मीडिया का पोस्टर बॉय नहीं बना था जो आज की तारीख में है। बिल्कुल सही। और मेरे को याद है कि
अब तो खैर कॉर्बेट में हर ट्रिप में सबको टाइगर दिख जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ टॉपिक को, कि टाइगर की बदौलत, आपको पता है जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर की बदौलत हर कोई यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करता है, चाहे वो कोई रिसोर्ट का मालिक है, बिल्कुल, वेटर है, जिप्सी वाला है, गाइड है। उनको पता है जब टाइगर दिख गया तो साहब बहुत खुश हो जाएंगे और इनाम देंगे। तो टाइगर, तो आज की तारीख में क्या है, टाइगर दिखना इतना मुश्किल नहीं रह गया, क्योंकि हर आदमी, मतलब हर जो जिप्सी का ड्राइवर है, उनकी कोशिश होती है कि टाइगर दिखा दे। हाँ, और हमारे साथ तो दिलशाद भाई, छोटू भाई जिनको कहते हैं, और असलम के साथ हमने कितने ट्रिप लगाए, उमेश अग्रवाल। तो अब क्या है कि वो हर समय मुस्तैद रहते हैं कि भाई कोई आदमी इतने पैसे खर्च करके आ रहा है तो टाइगर दिखना। लेकिन उस समय के बाद क्या था, टाइगर कभी हमारी प्रायोरिटी रही नहीं। मेरे को याद है कि शुरू के 6-7 ट्रिप्स में मुझे टाइगर कभी नहीं दिखा, लेकिन इस चीज़ का मुझे कभी मलाल भी नहीं हुआ, क्योंकि आप जंगल एंजॉय करते थे। क्योंकि मैं जंगल को इतना एंजॉय करता था। कॉर्बेट में हम ठिकाला में ठहरते थे, क्योंकि ठिकाला तक बस आती थी, अरे सामने रामगंगा नदी बह रही है, बहुत ही खूबसूरत व्यू। और ठिकाला का आपने देखा ही है क्या हिसाब किताब है। और वहाँ से करीब 100 मीटर दूर एक वॉच टावर हुआ करता था, 4 नंबर, नहीं वो 4 नंबर, नंबर मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन आप पैदल जब जाते हैं जो सांबर रोड पे, सांबर रोड पे 4 नंबर उसको। हाँ, उस वॉच टावर पे अक्सर, और मैं आपको बता दूं शुरू के 5-6 बार तो मैं बिल्कुल अकेला गया, वॉक करके। नहीं, अकेला जाता था कॉर्बेट, और वहाँ से वॉक करना उस समय अलाउड था। बाप रे। वहाँ गए, वॉच टावर के ऊपर बैठे, किताब खोली और घंटों किताब पढ़ते रहे। क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, मैं मिस कर गया ये सारी चीज़ें। तो सर अब जो है ना, आज की तारीख में जो टूरिस्ट जाता है उसके दिमाग में बस यही होता है कि मुझे टाइगर देखना है और रील बनानी है, फेसबुक पे एक फ़ोटो डालनी है, इतने सारे 500,000 लाइक्स मिल जाएं मेरे को, इंस्टाग्राम पे कुछ वो हो जाए। अदरवाइज टाइगर जो है उनके लिए एक व्हीकल बन चुका है अपनी एक पब्लिसिटी के लिए। यस, आई एग्री। और वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि कॉर्बेट अपने पार्क में, अपने आप में, कॉर्बेट ही क्यों, आप किसी भी जंगल को ले लीजिए, वो इतना खूबसूरत होता है। आप इतने साल जंगल में, इतने जंगलों में हम घूमे हैं। बिल्कुल, 8 साल हमने जंगल में एक दूसरे के साथ। सब मेरे ख्याल से एज ए प्रोफेशनल हमने 8 साल काम किया। एज ए प्रोफेशनल 8 साल, और रणथंबोर से लेके राजा जी, बांधवगढ़ है। यस। तो उस समय का कॉर्बेट जो था वो खाली नेचर लवर्स के लिए था। अब कमर्शियल हो गया वो। अब वो देखो, ये अच्छा बुरा दोनों चीज़ें हैं। कमर्शियल तो हो गया, लेकिन इससे आप ये देखो कि हज़ारों लोगों को इससे रोज़गार मिल रहा है, लोग जुड़े हुए हैं। अब इसका एक प्लस, एक पॉजिटिव एक चीज़ ये हुई है कि क्योंकि जब इतनी लॉबी टाइगर के नाम पे पैसा कमा रही है, तो इस प्रेशर की वजह से ही टाइगर बच भी रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो आँख है। यस, क्योंकि अगर कोई टाइगर को नुकसान पहुंचता है तो ये पूरा बिजनेस इनका, आपको पता है, आपको याद नहीं, आपको शायद याद होगा, अंकिता भी शायद हमारे साथ उस ट्रिप में थी जब हम रणथंबोर गए थे, जब टॉम वॉल्टर साहब के साथ। वो दौर था जब मछली गायब हो गई थी 2 महीने के लिए। बिल्कुल। और अखबार के अंदर राजस्थान पत्रिका, ये कौन सी अखबार थी खैर मुझे 200 करोड़ का बिजनेस वाला जो खबर। यस, मछली के गायब होने की वजह से रणथंबोर को 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ था। हो सकता था, क्योंकि नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए हुआ कि 2 महीने तक गायब रही वो। नहीं, तो टूरिस्ट आना कम हो गए। उसमें खबर ये थी कि सिर्फ मछली से साल का जो रेवेन्यू जनरेट होता था, पूरे मतलब जंगलात, होटल, वो 200 करोड़ का था। 200 करोड़ मैंने वो मेंशन किया था अपने मछली वाले एपिसोड में। अच्छा, अब ये तो कॉर्बेट रहा। मुझे याद है जब 2005 में राजू भर्तरी फील्ड डायरेक्टर होते थे, याद है? बिल्कुल। और हमारी मुलाकात थी तब, आपने और हमने बात की थी कि राजू भर्तरी ने नवीनीकरण किया था कॉर्बेट का, कि अच्छे टाइल्स लगे हुए टॉयलेट चाहिए। तब नहीं होते थे, पहले खाट में से ही बिच्छू निकलते थे। बिल्कुल, डर रहता था कमरे में सांप आ जाएगा। बिल्कुल, और निकलते भी थे। तो राजू भर्तरी साहब ने सोलर सिस्टम लगवाया था, गर्म पानी, ये सारी व्यवस्था जब की थी, तो हमने रेस किया था कि भर्तरी साहब ये ठीक नहीं है। इससे क्या होगा कि जो वाइल्ड लाइफर जो मशक्क़त, मेहनत और शिद्दत में आकर के जंगल को देखता है, अब हर आदमी आके देखेगा, शोर मचाएगा, और अलग अलग तरीके के लोग जो दिल्ली से जाते हैं, जिनको लगता है हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था, मुझे याद है कि अजय, ये सब करने से जंगल बचेगा, टूरिस्ट बढ़ेंगे, तो जंगलात वालों भी प्रेशर रहेगा कि टाइगर को बचा के रखें।
और टूरिस्ट ही जंगल का सीसीटीवी कैमरा होता है, क्योंकि इतना मूव अराउंड करेगा। रिमेंबर दैट कन्वर्सेशन वी हैड। और एक किस्सा और मुझे याद है कि आप और हम, आई थिंक हमारी ढिकाला में बुकिंग थी, और खिन्नानौली के पास जो पीछे राम सिंह रोड है बगल में, वहाँ पे भर्तृहरि साहब मिले थे। तो उन्होंने कहा, अजय कैसे हो? तो आपने कहा, बढ़िया सर, और बताओ। उसने कहा, तुम लोग लेट नहीं होगा, याद है कि यार 15 मिनट तुम ढिकाला पहुंच जाओगे, क्योंकि 6:30 का टाइम है। खाती साहब थे वो, दिग्विजय सिंह खाती। नो भर्तृहरि साहब थे। तो आपने कहा, छोटो गाड़ी खींचो, क्योंकि वो इतने सख्त और इतने डिसिप्लिन्ड आदमी थे। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं आसिफ, कॉर्बेट में एक चीज़ अच्छी रही कि जितने भी फील्ड डायरेक्टर आए, ये सबके सब बहुत बढ़िया, सबके सब बहुत सुलझे हुए थे। इसमें से कोई भी मैं ये नहीं कहूँगा कि कमतर था, इनकॉम्पिटेंट था। मैं बताता हूँ आपको, समीर सिन्हा, दिग्विजय सिंह खाती, समीर सिन्हा, राजीव भर्तृहरि, फिर उसके बाद धीरज पांडे, और आज की तारीख में साकेत बडोला, जो बहुत ही सक्षम IFS ऑफिसर हैं। इससे पहले वो राजाजी में थे। बिल्कुल। लेकिन इन सब ने ना कॉर्बेट के लिए बहुत कुछ किया। बिल्कुल। और कॉर्बेट, एक चीज़ तो है कि भैया आज अगर आप इंटरनेशनल मैप पे देखें तो कॉर्बेट जो है, आई थिंक हमारा, मैं कहूँगा कि हमारे एक कोहिनूर हीरा है। ग्लोबली लोग आते हैं वहाँ पे काम करने। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ तो मेरा इतना कुछ हो रहा, कॉर्बेट के अलावा किस और जंगल ने आपको आकर्षित किया और क्यों? कुछ यादें हैं आपकी? सर, अब मैं और आप एक ही उस पे सफ़र पे होते थे। तो मेरा मानना है कि कॉर्बेट के बाद, अगर मेरा भी फर्स्ट लव कॉर्बेट है, और मुझे यकीन है कि आपका जवाब भी वही होगा जो मैं देने जा रहा हूँ, बांधवगढ़। कॉर्बेट के बाद अगर कोई जंगल, हर जंगल मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, प्यारा है। अगर आप पूछते हैं प्यारा फेवरेट है, तो कॉर्बेट है। क्यों? उसके अंदर आप जाइए, टाइगर है, एलिफेंट है, नदी है, हर तरीके की स्पीसीज है, तो कंप्लीट जंगल का फील देता है। सेम बांधवगढ़, वहाँ पे भी नदी है, चरण गंगा, जो कि मैन मेड है, और टाइगर अच्छे दिखते हैं, जंगल बड़ा अच्छा है। उस समय याद है CK पाटिल साहब फील्ड डायरेक्टर थे। सर, हम कितने लकी थे। फर्स्ट ट्रिप हमारा था, और हम उनसे मिलने गए थे, जिसपे हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, स्कूल इन द जंगल। उमरिया में मिलने गए थे। फिर हम नहीं, वो मिले थे हमसे डायरेक्ट वहीं पे। अच्छा, ताला में जहाँ पे कोर एरिया में उनको फेंस में रखा गया था। राइट। हम वहीं गए थे, और हमारी अच्छी दोस्ती नहीं कहूँगा, अच्छी एक जान पहचान हुई, और उन्होंने हमें अलाउ किया था कि आप लोग इसको शूट करेंगे। और आपको कैरेक्टर याद है, विश्राम? अच्छी तरह याद है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का, जहाँ हम ठहरते थे। तो वो सारे कैरेक्टर हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन आपको एक किस्सा मुझे याद है, मैं कभी चितवन नेशनल पार्क नहीं गया। अरे वाह, जो कि नेपाल में है। मैं तो 3 बार जा चुका हुआ। तो वो वहाँ का कोई किस्सा है आपके पास? हाँ, चितवन भी मैं कॉलेज टाइम से मैंने जाना शुरू किया। यार, आपने सारे काम कॉलेज टाइम में किए, मैंने उल्टे सीधे काम किए कॉलेज टाइम में। फर्क इतना था, आप सही दिशा में थे, मैं अलग दिशा में था। हाँ, तो कॉलेज टाइम में भी मुझे याद है, मैं यहाँ से ट्रेन जाती थी गोरखपुर की। गोरखपुर उतरता था। फ्लाइट नहीं लिया था तब भी? उस समय स्टूडेंट लाइफ में कहाँ पैसे होते थे गुरुदेव। तो इसको कहते हैं सही वाइल्ड लाइफर, जो बस से, हाँ, गोरखपुर से ट्रेन, गोरखपुर तक ट्रेन, और गोरखपुर से 8 घंटे आगे सनौली बॉर्डर था नेपाल का, और उस समय कोई पासपोर्ट वगैरह की शायद आज भी जरूरत नहीं, हम क्रॉस करते थे, पर्ची कटती थी, क्रॉस किया, चितवन पहुंच गए। और चितवन में टाइगर तो मुझे कभी नहीं दिखा, लेकिन चितवन जो है बहुत माना जाता है वन हॉर्न जो राइनोसरस है, राइनोस के लिए, उसका भी एक बहुत, चितवन के अंदर एक खास बात क्या है कि वहाँ आपको पूरी आज़ादी है, आप जंगल में पैदल घूम सकते हो, जो कि आप हिंदुस्तान में किसी, भरतपुर को छोड़ के किसी जंगल में आपको वॉकिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि भरतपुर भी एक बर्ड सेंचुरी है, इसलिए आप कर सकते हो। तो चितवन की एक खूबी है, वॉक कर सकते हो, आप जंगल में रात बिता सकते हो मचान के ऊपर। एक मैं आपको पर्सनल किस्सा यहाँ पे शेयर करूँगा, बुरा मत मानिएगा। मुझे याद है, आपकी शादी हुई थी और आप अपनी मिसेज के साथ चितवन ही गए थे। हाँ। और मुझे आपने बताया था कि खान साहब, हमारे सफारी का टाइम था, होटल पहुंचे, आपने बैग रखा रिसेप्शन पे ही, और वहीं से आप सफारी पे निकल गए थे। ये पागलपन, मतलब बचपन से आप में कूट के भरा हुआ सूरी साहब कि जंगल के लिए जीना है, जंगल के लिए ही मरना है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, लेकिन क्या होता है कि जंगल का पुल इतना ज़बरदस्त होता है कि मेरे को तो जंगल ने हमेशा आकर्षित किया है। तो
मैंने आपसे ही जंगल जाना मैंने सीखा है। तो इनफैक्ट वो किस्सा मैं बताऊंगा कि मैं सूरी साहब के साथ पहली बार जंगल गया कॉर्बेट, और मैंने टाइगर इससे पहले नहीं देखा था। अच्छा। और ना ही टाइगर के बारे में मुझे ज़्यादा पता था। मैं ये बात हो गई 2001-2 की, तो मान के चलिए 20-22 साल पुरानी बात हो गई। 22 साल, मैं 45 का हूँ, यानी मैं 22-23 साल का लड़का था। तो अपन मस्ती कर रहे थे, और सूरी साहब आप जो थे, जो ढिकाला के कैंटीन, तो उसके एज पे खड़े होकर के धुरम डंडी का पी रहे थे। हम लोग खाना वाना खा रहे थे, हम तो जंगल में एंजॉय करने गए थे, बल्ले बल्ले टाइप से। तो आपको एक आवाज़ सुनाई दी, तो आपने कहा कि बॉस आप लोग थोड़ा होशियार रहो। हमने क्या हो गया सूरी साहब, क्योंकि हमें पता ही नहीं, इल्म नहीं है। तो आपने कहा टाइगर। ये सुनना था मैं, आशीष वाही और चंदू, हमने उल्टे पैर कैंटीन में जाके घुस गया। सूरी साहब के पास भागो मत, वो कि ये टाइगर की आवाज़ है। आपने बोला हाँ। फिर उसके बाद जो हाथी साहब ने चार्ज कराया था, थैंक्स टू यू, बच गए थे हम। मतलब ऐसा मत कहो, चार्ज कराया था आपने छोटू को बोल के। नहीं अरे सर, हाथी के चार्ज हमने लगा कि थोड़ा देखो उस समय, आज की तारीख में मैं आपको वो किस्सा मैं बताता हूँ। आप आज की तारीख में मैं बताऊँ, ये काम आप बिल्कुल नहीं कर सकते किसी नेशनल पार्क में, आपका फाइन हो जाएगा। नहीं, चार्ज मैंने रूल तोड़ के आपने नहीं कराया था। इन द सेंस कि एक डिस्टेंस हाथी से बना के रखो। रोड पे ही थे वो। तो आपने, हम सारे, मैं, वाही और चंद्रशेखर थे, आपने बोला कि बॉस आप लोगों को थोड़ा फन चाहिए। तो हमने कहा क्या फन? तो हम तो हाथी को ऐसे ही देख रहे थे कि एवी हैं। ठीक है, आपने बोला छोटू एवी नहीं होता हाथी, हाँ थोड़ा गाड़ी आगे लो। बॉस जैसे ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ी थी, वो हाथी पे करके जो दौड़ाया था, तो हम सीट के नीचे थे और आप चिल्ला रहे थे बॉस लेट देम कम क्लोजर, और हम चिल्ला रहे सूरी साहब अरे ऐसी तैसी भागो। तो हमारी मतलब जान जो थी मुंह तक आ गई थी। बट आप एक्सपीरियंस थे। फिर हमने धीरे धीरे जंगल को आपसे सीखा। फिर हमने बाद में एक लंबा अरसा एज ए प्रोफेशनल सारे जंगलों में घूम घूम कर काम किया। कान्हा वाला किस्सा आपको याद है? बामनी दादर जब हम गए थे, अरे सबसे ऊंचा पॉइंट कान्हा का, जहाँ पे एक एयर स्ट्रिप भी थी एक टाइम अंग्रेजों के ज़माने में। हाँ, अब शायद बामनी दादर उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन उस समय तक खुला था। और वहाँ हम लकी थे, जो व्यू दिखता था ये पूरा कान्हा। हम लोग बहुत लकी रहे हैं बांधव। हम लोग इसलिए भी लकी रहे हैं आसिफ, ये मत भूलो, आज की तारीख में बांधवगढ़ में टूरिस्ट के लिए किले की एंट्री बैन है। हमारे वक्त खुली हुई थी। शेरशैया, हाँ, शेरशैया से ऊपर जाकर पूरा हम गए वहाँ पे। नटकी पॉइंट याद है आपको? हाँ, जो एक ऊपर बांधवगढ़ पे था, जो एक कहानी लोगों ने बताई थी। आपको कलुआ याद है? हाय हाय, माय फेवरेट टाइगर कलुआ। कलुआ लोगों को बहुत पसंद आया जब मैंने बताया था। लोग उसके बारे में आगे हम किसी और उसमें बैठेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन है सूरी साहब का। सूरी साहब आते रहेंगे, फिर हम वो किस्से आपसे शेयर करेंगे जो स्पेसिफिक टाइगर या किसी जानवर, चिड़िया पे भी हो सकता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन था सूरी साहब और मेरा कि हमने कैसे जंगल की अपनी शुरुआत की, मैंने स्पेशली, और सूरी साहब तो खैर स्कूल टाइम से कॉर्बेट और जंगल जाना शुरू कर दिया था। एक किस्सा और मुझे याद है सूरी साहब, मैं, आप और टॉम साहब। टॉम साहब के साथ बहुत बढ़िया होली का टाइम था और हम लोग कॉर्बेट गए थे। वो एक पिक्चर भी बड़ी अच्छी थी। और टॉम साहब के कोई किस्से आपको याद हैं? जो टॉम साहब के बहुत सारे किस्से हमको याद हैं। टॉम साहब जो थे बहुत बढ़िया इंसान, साथ ही मूडी भी। और टॉम साहब क्योंकि एक थिएटर के बहुत मंजे हुए खिलाड़ी थे। अब ये देखिए, उनको जो पद्मश्री मिला है, यस, वो अपने प्लेस के लिए, मौलाना आज़ाद का जो था, मौलाना आज़ाद तो उनका वो एक सोलो शो था। उसके अलावा उनको पूरा जो उनकी बॉडी ऑफ वर्क है थिएटर की, बहुत बेहतरीन, बहुत कंट्रीब्यूट किया, बहुत कंट्रीब्यूट, और वाइल्ड लाइफ में भी बहुत बड़े। और टॉम साहब का जो चेहरा है, मुझे खुशी है कि आपने सवाल पूछा है कि टॉम साहब, क्योंकि उनकी पैदाइश पहाड़ों की थी, मसूरी ऑफ कोर्स है, आज भी लंडोर में उनका घर है। बिल्कुल। उनको एक ख़ास शौक़ था आसिफ कि वो स्कूल में जाके साल में एक आधा बार, जब भी उनको मौका मिलता था, वो जिम कॉर्बेट की बुक रीडिंग करते थे, बच्चों को बताते थे कि भाई आप कॉर्बेट को पढ़िए। और मुझे याद है कि आप मेरे साथ ही थे जब हम पहली बार टॉम साहब को अप्रोच किया था कि हम एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, जंगल की कहानियाँ, और उसमें हम चाहते हैं कि आप सूत्रधार बने। तो वो कितना एक्साइटेड थे, मुझे याद है।
और मेरे को एक किस्सा याद है, हुजूर 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 हजूर, और एक किस्सा तो मुझे याद है टॉम साहब का, जो मैंने देखा कि उनका दिमाग कितना तेज़ था कि हम जब दुधवा गए थे तो मैंने उनसे सिर्फ इतना बार कहा था कि सर आपको एक एंकर लिंक करना है और आपको ये बोलना है कि दुधवा में ना हर समय एक मिस्ट्री रहती है, रहस्य रहता है। उन्होंने भाई साहब सेकंडों के अंदर सोच लिया, उन्होंने कहा कैमरा रोल करो। हम कभी स्क्रिप्ट नहीं देते थे उनको, कभी स्क्रिप्ट नहीं देते, कैमरा रोल करो। हमने कहा आपने सोच लिया है? हाँ सोच लिया मैंने। उनकी जो पहली लाइन थी इतनी कमाल की थी, इस जगह का नाम दुधवा नहीं धुंधवा होना चाहिए। हाँ यस, क्योंकि हर समय यहाँ पर एक धुंध सी छाई रहती है, एक रहस्य की धुंध। अरे हमने क्या बात मान ली टॉम साहब की। हमने कहा सर ये तो और टॉम साहब एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान, उसमें कोई शक नहीं। वाइल्ड लाइफ के लिए और गरीबों के लिए उनके दिल में बहुत बहुत प्यार था। मेरे को तो याद है एक बार हम सुंदरखाल गांव में गए थे जब टॉम साहब भी थे, और किस तरह गांव वालों ने आके कोई उनसे ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई उनके साथ फोटोग्राफ खिंचवा रहा है, और टॉम साहब कभी भी मना नहीं किसी को किया, कभी भी वो इरिटेट नहीं हुए ना, नेवर। अच्छा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल, बहुत कमाल का। एक लाइन मारते थे, आसिफ मियां ये बताओ, तब उनकी आवाज चेंज होती। वैसे तो हुजूर आप कैसे हैं, वैसे आसिफ मियां ये जरा बताओ तुमने कैसे किया। तो टॉम साहब की जब मैं याद करता हूँ उनको, तो हुजूर हमारे जो हैं जहाँ रहें वो अच्छे से रहें, उनके लिए यही दुआ है। इसके अलावा भी हमारे जो दोस्त हैं असलम भाई, उमेश अग्रवाल साहब, मुनव्वर भाई, इनके किस्से मुझे याद हैं कि एक बार हम बांधवगढ़ में थे, असलम भाई भी साथ में थे, और एक मचान था जहाँ पे बहुत गर्मी थी उस दिन, और मैंने कहा सूरी साहब यार आज हिम्मत नहीं हो रही। आप बोले खान साहब मचान में बैठने का मज़ा ही अलग होता है। तो आप, मैं और असलम भाई भी बड़े पर्टिकुलर हैं, बहुत पर्टिकुलर है वो तो, आवाज़ नहीं करना, पाबंद आदमी, एकदम उसूल परस्त जिसको कहते हैं। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे कि साइटिंग होगी। मुझे याद है पूरे दिन मच्छरों ने मुझे काट के मेरी बैंड बजा दी थी। और आपको और असलम भाई को मैंने देखा था कि आप लोग कूल काम यार बैठे रहे, भाई दिखेगा। असलम मियां से टोन में बात करें, यार क्या बात कर रहा है, अभी आएगा टाइगर, दिखेगा तो मजा आएगा। ये वो किस्सा मुझे याद है, बहुत मजेदार है। असलम भाई को भी किसी ने, हम सारे, मैं सोच रहा था एक एपिसोड ऐसा हो जिसमें असलम और उमेश अग्रवाल के बारे में एक खास चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। हमारे अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मुनव्वर भाई भी हैं। असलम और उमेश ने, आपको पता है आजकल हर दूसरा आदमी बड़े बड़े DSLR मिररलेस कैमरेज लेके घूम रहा है, 500 mm का लेंस, 400 mm का लेंस। लेकिन इन दोनों ने, असलम ने और उमेश ने, आज से 20 साल पहले वो कैमरे रखे हुए थे, बिल्कुल हाई एंड कैमराज। यानी कि फोटोग्राफी का इनको जो शौक था वो तब से था, और बेहतरीन फोटोग्राफी करते। सर उनका जो 600 mm असलम भाई का लेंस था, अभी भी मैंने पहली बार जिंदगी में उन्हीं के पास देखा। मैंने, ये क्या बसूड़ी है इतनी बड़ी और हैवी। तो वो उमेश भाई के पास भी एक से एक लेंसेज कैमरा, एक से एक। लेकिन इनकी एक खूबी रही है, जैसे आज की डेट में हम जाते हैं जंगल, मतलब जो टूरिस्ट जाते हैं, फौरन सेल्फी। आज के डेट में उनके पास इतना खजाना पड़ा हुआ है, आपके पास भी, कि ये खजाने अगर बिखेरे हैं, मुझे लगता है ये आपके आने वाली पीढ़ियों जब देखेंगी तब उनको एहसास होगा कि सूरी साहब ने, असलम भाई ने, उमेश भाई ने कितने ज़्यादा फोटोग्राफ्स लिए हैं अलग अलग उसमें। कॉर्बेट का फेवरेट टाइगर आपका कौन सा था? कॉर्बेट का, मैं तो देखो, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है कि हम टाइगर्स को नाम देते हैं। हम जब भी किसी टाइगर को नाम देते हैं तो हम जो बाकी दूसरे टाइगर्स को ना इग्नोर कर, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ आज की तारीख में जो एक क्वीन है कॉर्बेट की, वो है पारवाली। आपने कमाल की पिक्चर डाली उसकी, और मैं आपको बताता हूँ कि पारवाली की जो कहानी है अपने आप में, वो किसी पारवाली क्यों कहते हैं? क्योंकि नदी के पार थी। हाँ नहीं, इसकी एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है। हाँ, वो इसलिए कि सांबर रोड के सामने से ही आपके, आप जब ढिकाला से सांबर रोड जाएंगे तो आपके बाएं में रामगंगा नदी है। बिल्कुल। तो रामगंगा नदी के उस तरफ के एरिया को कहते हैं पार। अब पार वाली की जो कहानी है ना आसिफ, वो कहानी शायद बहुत कम किसी नेशनल पार्क में देखी या सुनी गई होगी। और ये, इसके ऊपर मैं खुद सोच रहा था कभी कोई आर्टिकल लिखूंगा, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आपने बात छेड़ी है तो मैं जिक्र करता हूं इसका। आज से करीब 3-4 साल, 5-6 साल पहले पारवाली ने
अब जंगल में क्या होता है कि टाइगर के जो बच्चों का सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है जी। अक्सर ऐसा होता है कि किसी टाइग्रेस ने 4 बच्चे दिए, उसमें से एक भी नहीं बचा या एक बचा, 2 बचा। पार वाली के साथ ये हुआ था कि उसकी जो पहला लीटर था 3 बच्चों का, एक एक करके सब खत्म हो गए। तो मायूसी छा गई लोगों में, जो टूरिस्ट, क्योंकि सब देखते थे पार वाली टाइगर से। फिर उसने 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद 2 बच्चे और पैदा किए, उसमें से कुछ महीने के बाद मर गया पहला वाला। अब जंगल में ऐसा ही है, लॉ ऑफ द फिटेस्ट भी होता है, और दूसरे प्रीडेटर्स बहुत होते हैं जिनके लिए टाइगर के बच्चे को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बच्चा बचा था, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसको शहजादा कहते थे, क्या कहते थे। खैर, सब लोग यही दुआ करते थे कि इस बच्चे को कुछ ना हो, क्योंकि इसकी माँ के ऑलरेडी 3 बच्चे खत्म हो चुके हैं। अब ये दूसरे लीटर में चौथा भी खत्म हो गया। अब भाई साहब कुछ महीने के बाद वो बच्चा भी गया। ओहो, डबल ट्रेजेडी। अब उसके बाद क्या हुआ, पार वाली के 3 बच्चे हुए, तीनों फीमेल्स। ठीक है, अब जिसके साथ इतनी ट्रेजेडीज हों, अब कितने चांस दोगे आप कि उसके 3 बच्चों का क्या हाल होगा। आज की तारीख में वो तीनों की तीनों टाइग्रेस एडल्ट्स हैं और उनके अपने बच्चे हैं। वाह, मतलब उन्होंने किस्मत कैसे पलटती है। इसी तरह कॉर्बेट का एक टाइगर हुआ था, भोला, आपको तो याद है? हाँ, यस, भोला, ऑफ कोर्स। वो इतना भोला था कि अब शायद वो चाइना पहुंच गया। पोचिंग हो गया। हाँ, पोचिंग हो गया, पोच हो गया। ढीटू टाइगर याद है आपको? सर, ढीटू मेरे आने से पहले का था, और ढीटू शायद पहला डॉक्यूमेंट्री बनी थी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ढीटू जो था पहला कंफर्म्ड मैन ईटिंग टाइगर था, और वो चुआ पानी की तरफ रहता था। उसने खिनानौली क्षेत्र में एक डेविड हंट करके एक रिसर्च करता आउल के ऊपर। हाँ, वो बर्ड्स की फोटोग्राफी करता था, सब कुछ था। तो वो ऐसे ही जंगल में पैदल जा रहा था, आई थिंक वो आउल की फोटोग्राफी कर रहा था, जब उसका पैर टाइगर के ऊपर पड़ गया। और आप तो जानते हैं टाइगर के एक ऊपर पंजा अगर किसी को पैर पड़ जाए तो फिर वो नहीं, मुझे याद है कि वो राम सिंह रोड पे जाकर के एक पेड़ था जहाँ से हम जिप्सी से यू टर्न लेते थे। वही पॉइंट था जहाँ पे डेविड हंट को उसने मारा था। हाँ, चूहा पानी वाला इलाका। हाँ, और उसके बाद इस पूरे वाक़े पे एक फिल्म बनी है जो कॉर्बेट पार्क में कई सालों तक मैं इसको देखता था, जिसमें ओमपुरी साहब थे, वॉइस ओवर भी था, और बहुत बहुत गजब की फिल्म। और पहले ढिकाला में वो स्क्रीन करते थे, शाम में करते थे, जब टूरिस्ट वापस आते थे तो उस फिल्म को दिखाया जाता था, जिसमें ढीटू का भी देखो, मैं अब आपको बताता हूँ आसिफ, कैसे प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। और इसके लिए मैं कुछ हद तक सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहराता हूँ। कैमरा उसको, पहले क्या होता था, जब शाम की राइड करने के बाद कॉर्बेट में, ढिकाला में लोग आते थे तो फिल्म होती थी, तो सब के सब जाके बैठते थे, फिल्म होती थी। आज की तारीख में क्या है, आज की तारीख में हर आदमी ने या तो अपने सेलफोन से फ़ोटो खींची हैं या फिर अपने कैमरे से। तो वो जैसे ही आते हैं सिर्फ वो देखते रहते हैं कि भाई हाँ, रिव्यू, हमारी कौन सी फ़ोटो अच्छी आई है, इसको कौन से फेसबुक पे डालने लायक है, किसका हम इंस्टा की रील बनाएं। अब उनके पास वक्त ही नहीं होता, जब तक वो देखते रहते हैं तब तक। लेकिन हमने वो वक्त देखा है जब पिक्चर दिखाई जाती थी। लेकिन अभी भी मैंने सुना है वो है, अब वो थोड़ा सा पीछे हो गई है। जो आपकी लॉगर्ट्स हैं, जो डॉर्मेट्री है, उसके पीछे है, और अभी भी शौकीन लोग जाते हैं। लेकिन पहले जैसे वो था, शायद कीड़ा, वो कीड़ा खत्म हो गया है अब। हालांकि पहले काला साहब की एक अकेली कैंटीन होती थी, बिल्कुल, जहाँ बेसिक सा खाना मिलता था। अब ढिकाल वालों की कैंटीन बड़ी सी हो गई, जहाँ पे आप क्या बोलते हैं, बुफे सिस्टम हो गया है। आप ऑर्डर करो, ऑमलेट आ रहा है, आप ऑर्डर करो। वो मुझे नहीं अच्छा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, क्योंकि आप एफर्ट लेके जाते थे, और गर्मियों में वहाँ पे पंखे होते थे, वो भी 1 घंटे के लिए चलते थे रात में, शाम में। बिल्कुल, पूरी रात गर्मी में आपको गुजारनी होती थी। तो एक हार्डकोर वाइल्ड लाइफर या नेचर लवर जो जंगल से प्यार करते, वो जाते थे। आज जिसके पास पैसा है वो जा रहा है, वो शोर मचा रहा है, कूड़ा कर रहा है। मैं हर एपिसोड में हर बार कहता हूँ, आपके सामने भी कहूँगा, कि इस धरती पे अगर सबसे गिरा हुआ कोई प्रजाति है, वो इंसान है। जहाँ जाएगा तबाही लाएगा। अब आते हैं फोटो वाले पे। आजकल क्या है, आपने लगा दिया जी 1 TB का कार्ड, 256 GB का कार्ड, फोटो खींच रहे हैं, शटर आपने बढ़ा दिया उसका। एक साथ एक ही टाइगर के 500 पिक्चर खींच दी, एक तो बढ़िया आएगी। एंड अपने आप को आप क्या कहेंगे सोशल मीडिया पे, आई एम वाइल्ड लाइफ, हाँ, फोटो खींचने वाला। वो दौर मैंने और आपने देखा है
जब रोल आते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपके कैमरे में रोल लगता था, आपको सोच समझ के पिक्चर खींचनी पता था 32-33 होंगी। और मैं आपको बताऊं उस समय के और आज के भी जो लीजेंडरी फोटोग्राफर्स हैं, जिनमें मैं नाम लूँगा आकाश दास का और अनूप शाह का। बिल्कुल, ये इस तरह नहीं है कि एकदम शटर स्पीड डिवाइडर करके आपने फास्ट वो फोटोग्राफ ले ली। ये वेट करते हैं एक मोमेंट की। बिल्कुल, जब तक इनको वो मोमेंट नहीं मिलेगा वो शटर दबाएंगे ही नहीं, क्लिक ही नहीं करेंगे, क्लिक ही नहीं करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि ये भी एक मतलब एक बहुत ही एक नेगेटिव चीज़ है। टाइगर को लेके ऑब्सेशन इस हद तक है आसिफ, कि आप जब वापस जब ढिकाला या किसी भी और जगह जहाँ आप ठहरते हैं वापस आते हैं और जब वाइल्ड लाइफर होते हैं आपसे बात करते हैं और किसी को पता चलता है आपने टाइगर देखा, तो आपको पता है उनका पहला सवाल होता है आपको हेड ऑन शॉट मिला है क्या? फ्रंट जैसे कि फ्रंट वाला की बस उसी शॉट की अहमियत है। बिल्कुल है? बाकी पीछे से दिखा, साइड से दिखा, डजंट मैटर। जबकि दूसरा है आंख एकदम क्लियर थी, चमक रही थी। मतलब आप एंजॉय करने नहीं गए हैं, आप शो ऑफ करने गए हैं कि मैं जंगल में हूँ। और उसको बाद आके लेंगे आई एम जंगल प्रेमी, आई एम वाइल्ड लाइफ लवर। और तुमने क्या किया, चिप्स के 50 पैकेट वहीं फेंक के आ गए प्लास्टिक। बिल्कुल, हाँ, ये जो गंदगी फैला रहे हैं टूरिस्ट आज के तारीख में, ये एक बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। बहुत ज़्यादा शराब लेके जा रहे हैं, बियर के कैन आपको मिल रहे हैं, वो प्लास्टिक कहाँ जा रहा है? पीछे रामगंगा। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस की और ज़रूरत है और रूल स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में स्ट्रिक्ट होने चाहिए। बिल्कुल आई टोटली एग्री कि इस चीज़ को बैन करना चाहिए। हालांकि काफ़ी हद तक जंगल वाले कर रहे हैं। हाँ। और पकड़े जाने पे अच्छा खासा जुर्माना लगता है, ब्लैकलिस्ट हो जाता है। एक किस्सा आपने बताया था, कोई कर्नल साहब थे जिनको हैमॉक लगा कर वो झूल रहे थे, वो क्या किस्सा था सूर्य साहब? सर वो एक कर्नल साहब थे, नाम क्या बताना उनका, नाम मत लीजिए। तो क्या था वो, कई बार उनकी पेनल्टी हुई। कभी वो रामगंगा के किनारे हैमक लगा के लोगों ने उनको पकड़ा, कभी क्या हरकत करते हुए, लेकिन वो अपने आप को शायद शेर खान से कम समझते ही नहीं थे। तो वो फिर बाद में वो नहीं रहे। लेकिन इस तरह के ना बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हुए हैं, एक से एक। सर अपना वो जो करण और रंजीत हैं कॉर्बेट के, बहुत करण क्या क्या किस्से सुनाता था। जैसे एक बंदा गया और भड़क गया जाकर के, झूला कहाँ है, झूला, हाँ बच्चे आए तो झूला, पार्क है तो झूला होना चाहिए। अभी ये नॉर्मल पार्क नहीं है, चिल्ड्रन पार्क नहीं है, इससे कॉर्बेट नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व है। इस तरह के कैरेक्टर पहुंच जाते थे। करण भाई के साथ तो आज भी हमारा एक वो है, और वो बहुत बढ़िया, उनका एक रिसोर्ट चल रहा है कॉर्बेट में, बहुत बढ़िया इंसान है और बहुत बढ़िया बर्ड एक्सपर्ट। यस, नॉट ओनली बर्ड्स, उसको करण को मैं जानता हूँ कि बर्ड्स का, टाइगर का, इवन ये जो विंटर स्पोर्ट्स होते हैं उसका भी मतलब महारत हासिल है। आपको याद नहीं, हमने वो एक विल्डरनेस डेज में जब एक प्रोग्राम हम लोग करते थे, तो करण के साथ हमने किया था, जब उनको रामगंगा नदी के पास हम लेके गए थे और वो एक फिशिंग के ऊपर हमारा एक गोल्डन महासीर, यस आई रिमेम्बर दैट। करण को लेके गए थे, हालांकि हम अनलकी थे, हमें नहीं मिली थी, बट करण ने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया था पूरे उस मछली को या उस इलाके को, ये मरचूला में था। मरचूला में, यस, आई रिमेम्बर दैट। हाँ। तो ये क्या होता है, मुझे लगता है आसिफ, ये जो मतलब एक जंगल को खूबसूरत, तो खैर मैं समझता हूँ टाइगर तो है ही है, लेकिन पूरा जंगल ही खूबसूरत है यार। मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं हिंदी फिल्म से या किसी भी फिल्म से, टाइगर को कहा जाए हीरो है, लेकिन आपको पता है एक फिल्म तभी सफल होती है जब उसमें जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं वो भी बढ़िया हों। यस, उनके बिना तो फिर फिल्म जो है, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आप यहाँ देखिए, यहाँ तो एक से एक सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। आप यहाँ पे हिरणों की कितनी प्रजातियाँ हैं हिंदुस्तान में, हाथी हैं अपने आप में, वनस्पति है, यस, मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी के घास हैं, पेड़ है, बर्ड लाइफ कितनी गजब की है। आप नेशनल पार्क्स की बात करते हैं, मैं आपको बताऊं, नैरोबी के बाद आपको पता है जहां हम बैठ के ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिल्ली में, खैर ये तो नोएडा में है, नहीं, दिल्ली के अंदर सेकंड नंबर की लार्जेस्ट बर्ड्स की वैरायटी दिल्ली में है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। अब आप ये देखिए विडम्बना, ये रहा ओखला बर्ड सेंचुरी, जो कि यहाँ से शायद मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। बहुत खूबसूरत जगह है। इसके सामने टावर खड़ा किया गया बहुत बड़ा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा बिल्डिंग का, वो लैंडिंग जोन है बर्ड्स का। अच्छा, ओहो। इस पे बाद में रोक लगा कि नहीं, ये बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए,
जब बन रहा था तब रोक देते, उससे पूरा उनका हैबिटेट जो है अफेक्टेड है, क्योंकि लैंडिंग जोन में उनको परेशानी हो रही है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो मैं ओखला बर्ड सेंचुरी अक्सर जाता हूँ और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि बर्ड्स का आना कम हो गया सूरी साहब। बल्कि भरतपुर हम गए थे, मैं और आप कितनी बार गए। मुझे एक किस्सा याद है, वहाँ पे एक पेड़ था उसका सारस क्रेन का, और हम उसे ढूंढ रहे थे। किस्सा यूँ था कि मैं और सूरी साहब भरतपुर में, जैसे सूरी साहब ने बताया कि आप वॉक कर सकते हैं, तो हमें दूसरा दिन हो गया था और हम पैदल वॉक करते, साथ में हमारे साथ टीम भी थी जो कैमरा लेके। तो एक जगह पे हम थक गए कि यार 1.5 दिन हो गए हमें दिखे नहीं, तो एक पुलिया थी वहाँ, हम आप बैठ करके कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। वो नीचे ही बैठे थे, वहाँ चिल्लाया और फिर उड़े। अक्सर पैर में रहते हैं, वो उड़ के चले गए। तो किस्मत हमारी ऐसी थी कि हमें वो दिखे, लेकिन कैमरे में हम उसे कैद नहीं कर पाए। बाद में हालांकि हमने बहुत अच्छी उनकी शूटिंग की। तो ये सारे किस्से मेरे और सूरी साहब के, तो मुझे लगता है ये एपिसोड अगर खींचे हैं तो 8 से 10 घंटे तो आराम से हो जाएंगे, आराम से। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। सूरी साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं, बहुत इंडियन एक्सप्रेस, स्टार न्यूज़, कई जगह काम किया आपने, वाइल्ड लाइफर रहे। सूरी साहब मूवी बफ भी बहुत बड़े हैं, मतलब पिक्चर के बहुत बड़े जानकार। इन्होंने मुझे कई अच्छी फिल्में सजेस्ट की जो मैंने देखी। आपके फेवरेट तो देवानंद ही हैं। फेवरेट तो बहुत सारे हैं, देव साहब की बहुत सारी फिल्में देखी। सर आपको देख के देव साहब की याद आ जाती है। आपका एक किस्सा था, आपने बताया था कि उनका बर्थडे था और आप चुपके से होटल में घुस गए थे। हाँ। आप, असलम भाई, और शायद कोई एक पार्थ या कोई और थे आपके साथ में। हाँ। और आपने वो किस्सा फिर बताया था कि देव साहब के लिए केक आया और उन्होंने काटा और फिर आपसे मुखातिब हुए। खैर मैं लकी था कि मैंने देव साहब का 3 बार इंटरव्यू भी किया, और गाइड फिल्म उनकी मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। बिल्कुल। और उसके अलावा बहुत सारे हैं, मतलब नहीं, आपके अंदाज में देव साहब झलकते हैं। मैंने हमेशा कहता हूँ कि सूरी साहब जो भी बात करते हैं देवानंद वाले, देव साहब वाले अंदाज में करते हैं। बल्कि हम जब जाते थे बांधवगढ़, तो कई बार तो हमने फ्लाइट भी ली जो कि वहाँ जाती थी खजुराहो। और लेकिन हमारा ट्रेन का सफर जबलपुर, अरे वो तो बहुत मजेदार था। कटनी से जब हम जाते थे, सलीम भाई की जीप होती थी, सलीम भाई की। वो उस टाइम पे आपको याद है कटनी पे हाजी साहब की चाय की दुकान होती थी। अरे बहुत फेमस है कटनी की चाय की दुकान, आज भी। और आप 5-6 चाय के आप बहुत बड़े शौकीन हैं, और टॉम साहब भी बहुत शौकीन हुआ करते थे। टॉम साहब तो बहुत बड़े वाले चाय के, मुझे लगता है उनको सिर्फ एक एडिक्शन थी चाय की। ना तो वो धूम्रपान करते थे, ड्रिंक का भी उनको कोई शौक नहीं, खाने का शौक नहीं, कुछ भी नहीं। सूफी आदमी थे। एक बार आपको किस्सा याद है, बहुत मजेदार सा था। हमें टॉम साहब को IJ एयरपोर्ट से पिक करना था। वो किस्सा मैंने सुना दिया है बाय द वे। अच्छा, वो सुना दिया। बहुत जोर की क्लास ली थी उन्होंने हमारी क्लास ली थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम लोग इतना लेट हो गए हो और लोग बाग आके हमसे पूछ रहे हैं कि आपको रिसीव करने नहीं आया, तो चलो हम आपको छोड़ देते हैं। हाँ। तो उस बात से वो खफा हो गए थे बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे याद है कि वो वहाँ जाते हुए मानेसर के आसपास एक राव का ढाबा, हाँ, जहाँ पे जब उन्होंने पराठे खाए थे गोभी के, हाँ, तो उसके बाद उनका मूड ठीक हो गया था। नहीं, उसमें मुझे याद है मैंने टॉम साहब बैठे थे, आप भी थोड़े वो हो गए थे कि भरी महफिल में उन्होंने हमें डांटा था। हाँ, गुस्सा किया, गलती हमारी थी। फिर मैंने उनको छेड़ा कि हुजूर एक चाय पियेंगे? हाँ, चाय पिलाओ। फिर वो हम जो मानेसर में ढाबा था वहाँ रुके, उतरे, फिर वो हुजूर कुछ खाएंगे? गोभी का पराठा खाऊंगा। फिर वो चाय पीने के बाद उनको गुस्सा बिल्कुल धड़ाम, जैसे इनो होता है वो बुला और डाउन हो गया। बहुत 24 कैरेट के दिल वाले इंसान थे। यस, इसमें कोई शक ही नहीं। और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, मैंने और आपने। और जिस तरीके से वो जंगल को प्यार करते थे, स्पोर्ट्स में उनको उतना इंटरेस्ट था, हिस्ट्री, सब चीज़ में उनको महारत हासिल। तो स्पोर्ट्स के ऊपर एक किताब भी लिखी थी। यस। और कमाल का उनको क्रिकेट का शौक था। याद है हम छोटी हल्द्वानी में थे, हाँ। और वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया उन्होंने। तो हमारा शूट लेट हो गया, तो हमने बोला कि सर आए वो, वाह क्या कमाल का टैलेंट है, वाह कमाल के बच्चे हैं ये, सचिन से कम नहीं है, वाह। तो वो कि हुजूर शूट, अरे अभी कैसे, अभी तो बैटिंग की, फील्डिंग की बारी है। तो हमें पूरा दिन ही फिर देना पड़ा क्रिकेट में बताया। तो वो कमाल के इंसान थे हमारे टॉम साहब। इसके अलावा सूरी साहब, आपने तो मतलब, मैं तो आपके सामने बहुत कम मतलब आंकूंगा जंगल के मुकाबले। इसके अलावा जैसे उस ज़माने में, जैसे आप बताए कि कॉर्बेट बस से जाते थे, तो एक किस्सा आपने
जो मरहूम हमारे दोस्त नहीं रहे, मोबिन भाई का आपने सुनाया था कि हाँ। आप जिप्सी से आप लोग बांधवगढ़ गए थे। हाँ, मोबिन साहब भी बहुत अच्छे हमारे दोस्त थे, साथ में सरदार महेंद्र सिंह भी थे। सिंह, यस, मोह हमारे अच्छे और दोस्त थे। दुख की बात है कि दोनों इस दुनिया में नहीं है। और एक बार का वो जो ट्रिप था, उस ट्रिप में असलम भाई भी हमारे साथ थे और हमारे एक और मित्र सुधीर सोपती साहब, सुधीर सोपती, Yes. जो दिल्ली टूरिज्म में बहुत सीनियर पोजीशन में थे, डायरेक्टर थे वो टूरिज्म के। हाँ, फिर बाद में डिप्टी जीएम की पोस्ट पे भी रहे, वो जीएम की पोस्ट पे भी रहे। तो मुझे याद है कि वो जिप्सी से मोबिन भाई ने नई जिप्सी किंग आई थी, वो खरीदी थी। और सर वो क्या ट्रिप था कि नहीं उसमें ना, हाँ, उसमें उन्होंने, मोबिन भाई ने अपने ड्राइवर को आगे भेज दिया था और हम झांसी स्टेशन रुके थे। और वो ड्राइवर आया और ड्राइवर को कहा कि अब तुम चले जाओ उमरिया। उस जिप्सी से हम झांसी से बांधवगढ़ का अच्छा खासा लंबा सफर था, वो गए, पूरा कवर किया। और फिर 31 दिसंबर की रात थी, हमने उमरिया से ट्रेन, हमारी पहले उसकी रिजर्वेशन थी, तो हमने उस ड्राइवर को चाबियां पकड़ाई कि अब तो दिल्ली आ जा ड्राइव करके, और फिर हम ट्रेन पकड़ के। तो इस तरह के बहुत सारे हमारी यात्राएं रही, और कईयों में तो आप भी शरीक थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे अच्छे दोस्त थे। मुझे याद है कि कॉर्बेट हम गए थे, और कॉर्बेट का कुछ था जिसमें हम इनवाइटेड थे, और उस समय वो थे सर तिवारी साहब होते थे। हाँ, जो तिवारी साहब वार्डन हुआ करते थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो मैं, आप, उमेश तिवारी थे, हाँ, जी, तिवारी साहब थे। बहुत बढ़िया इंसान, बहुत अच्छे। तो हाँ, वो एक फंक्शन था जिसमें हम ठहरे थे रामनगर के होटल में। हाँ, जुबली था, और उसके बाद हमको डिकाला में भी 1-2 दिन उन्होंने ठहराया था। तो काफ़ी लोगों को बुलाया था। तो मैं, उमेश अग्रवाल साहब, उमेश भी थे उसमें, हाँ, मोबिन साहब भी थे, असलम भाई भी थे, और मोह भी थे, और मैं और आप तो थे। तो मुझे किस्सा याद है कि मेरे आपके खराटे बड़े मशहूर थे, मतलब अच्छा मैंने तो नहीं सुना कभी अपने कराटे। क्या बात करूं, हम दोनों ऐसे खराटे लेते थे। तो मोह जो थे, एक दिन आपके साथ सोए आपके रूम में, और मैं, उमेश भाई एक कमरे में थे। मोह सुबह उठे, बोले यार मैं रात भर नहीं सोया, 3 बजे रात के बाद सोया, अजय ने ऐसे खराटे लिए कि मेरी ये करके, तो वह कि आज मेरे साथ सो जाओ। दूसरे दिन उठे, बोले मैं पूरी रात ही नहीं सोया, ये दोनों, किसी का ट्रैक्टर चलता है, किसी का जनरेटर चलता है, इनके खराटे इतने भयानक होते हैं। तो वो पूरी रात नहीं सोते। एक किस्सा, चलिए उनकी बात आई तो उनकी याद में एक किस्सा उनका सुना देते हैं। वो बंदर वाला किस्सा आप सुनाइए, जो एक बंदर ने उनको काटा था। अरे, वो बताते हैं कि एक बंदर उनके पीछे कनॉट प्लेस से पड़ा, और वो पता नहीं कहाँ तक, वो 10 किलोमीटर आगे तक उनका पीछा करता रहा, और फाइनली काटा उसको। तो वो एक बहुत ही अजीब किस्सा था। लेकिन इस तरह की बहुत सी यादें आसिफ जुड़ी हुई हैं, बहुत। और क्या होता है कि जब हम जंगलों की बात करते हैं ना, तो जंगलों की, लैंडस्केप की, टाइगर की, दूसरे एनिमल की तो यादें जुड़ती हैं, साथ में यहाँ के जो कैरेक्टर्स हैं। जैसे उमेश भाई की बात की जाए, उमेश अग्रवाल अपने आप में, बाप रे बाप, मैं हार्डकोर वाइल्ड लाइफर कहूँगा मैं। बिल्कुल। आप उनको रात को 12 बजे कह दो कि जंगल जाना है, वो 2 घंटे में तैयार मिलेंगे आपको। अच्छा, हम लेट होते थे सुबह, जैसे हम अर्ली मॉर्निंग निकलते थे। पहले कॉर्बेट का सफ़र जो था बहुत लंबा होता था, 8-8 घंटे लगते थे। ठाकुरद्वारा के इलाका रोड बहुत ख़राब थी, याद है आपको? गड्ढे होते थे जहाँ पे फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया होता था। तब कॉर्बेट पहुँचने में 8 घंटे लगते थे। आज कॉर्बेट आप 3.5-4 घंटे में पहुँचते हैं, हाईवे अच्छे बन गए। तो सुबह हमारा टाइम फिक्स होता था कि 6 बजे सुबह निकलना है या 5 बजे। तो उमेश भाई सबसे पहले रेडी तैयार, उनकी अपनी गाड़ी होती थी आउटलैंडर, और लेट होते थे आप सबसे ज़्यादा। एंड में पहुँचे, बॉस थोड़ा लेट हो गया, और उमेश भाई फिर अपना गुस्से में ही रहते थे, फिर थोड़ी बात शांत हो जाते थे। क्या हमने वो दिन देखे साथ। अच्छा, लेट लतीफ़ी के मामले में बताऊं आपको, असलम का एक ऐसा डिसिप्लिन है आज भी, बिल्कुल, कि अगर जैसे जंगल राइड हो रही है तो वो 2 मिनट इंतजार करेंगे कि भाई बाकी सारे दोस्त यार जिप्सी में बैठ गए तो ठीक है, नहीं तो वो जिप्सी वाले को कहेंगे चलो, छोड़ देते थे दोस्त, छोड़ देते थे। हाँ, मुझे याद है, वो बड़े सख्त इंसान है, उसूल परस्त इंसान है। लेकिन देखो, वाइल्ड लाइफ को अगर आपको कवर करना है, चाहे एज ए फोटोग्राफर या वैसे भी, तो आपको डिसिप्लिन तो आपका होना बिल्कुल। आपको, मतलब आज मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे लोग जिनको पता है नहीं यार, भड़कीले कपड़े पहनकर वो जंगल में जा रहे हैं, तेज आवाज़ें कर रहे हैं, उनको कभी 10 साल टाइगर ना दिखे ना। इसमें आसिफ मैं ये कहूँगा कि जैसे टूरिस्ट के अंदर भी कुछ बहुत ही संजीदा हैं और कुछ बहुत ही केयरलेस हैं, इसी तरह भाई वो भी तो इंसान ही है हमारी तरह। कुछ जो मैं ऐसे जिप्सी वालों को भी जानता हूँ जो आज भी उतने डेडिकेटेड हैं। अगर छोटू भाई हैं हमारे,
अगर कोई गेस्ट बैठा हुआ थोड़ी सी आवाज़ कर दे तो वो डांट के बोलते हैं कि अगर आपको इसको एंजॉय करना है तो चुप रहिए। इसी तरह कॉर्बेट में, रणथंभौर में सलीम भाई बांधवगढ़ के, और वो रणथंभौर के रईस भाई, तो ये तो मतलब गेस्ट को डांट के चुप करा देते हैं। बिल्कुल हमें आपको डांट देते थे रईस भाई। हाँ। तो मतलब मान लीजिए गलती से हमने कैमरा हिलाया, खटर पटर हुआ तो डांट देते थे। डांटना मतलब सख्ती से यार शोर मत मचाइए आप लोग, टाइगर डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे याद है एक बार हम और आप थे तो ढेर सारी जिप्सियों ने रणथंभौर में, आई थिंक डॉलर मेल ही था, तो जिप्सियों ने घेरा हुआ था। तो हमारे पास 15 मिनट का ग्रेस पीरियड होता था, रिमेंबर, क्योंकि हम छोटी परमिशन के लेकर के जाते थे। तो जब वो टूरिस्ट हटे, क्योंकि वो भी एंड तक रुकते थे कि मैक्सिमम साइटिंग हम कर लें, उनका टाइम जब खत्म हुआ तो सारी जिप्सियाँ निकली। तो हमने कहा आप 15 मिनट बचे हैं, शॉट ले लेते हैं। मुझे याद है रईस भाई ने बोला था कि जाने दो ना, बेचारा बेजुबान बहुत थक गया होगा, अभी उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग, और हमने भी उनके केयरिंग किस्म के कि जाने दो ना सूरी साहब, आसिफ भाई अभी बहुत थक गया है, आप एक शॉट के चक्कर में उसको क्यों करोगे। और हम जैसे लोग भी कि हाँ चलो, नहीं सही कह रहे हैं, टाइगर को भी स्ट्रेस होता है ना जब जिप्सियाँ घेर लेती हैं। तो हमने वो शॉट मिस कर दिया, छोड़ा कि रईस भाई की जो मोहब्बत थी, जो उनका केयर था टुवर्ड्स द जंगल और टाइगर, वो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ऐसे लोग जिंदा हैं जिनकी वजह से जंगल आबाद है। बिल्कुल आसिफ हैं, और इस तरह के जो लोग हैं इन्होंने इन जंगलों को आज भी मतलब आबाद करके रखा हुआ है। बिल्कुल। मुझे एक किस्सा रईस भाई का और याद आया कि उनकी बेटी की विदाई हो रही थी। हाँ। और T2 टाइग्रिस होती थी शायद, उसकी डेथ हो गई थी। हाँ, डेथ हो गई थी, या मतलब ऑलमोस्ट डेथ के कगार पे थी। ये अपनी बेटी की विदाई छोड़ के चले गए थे। बिल्कुल, हाँ। तो ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे इस दुनिया में। तो इन लोगों की बदौलत मैं कहूँगा, ऐसे लोग जो रईस भाई हैं, सलीम भाई हैं, या छोटू हैं, करण हैं, असलम भाई हैं, आप हैं, मैं भी चलिए थोड़ा सा मानता हूँ, उमेश भाई हैं, और जो तमाम जंगलात के बड़े अधिकारी, खाती साहब हों, चाहे वो जितने नाम हमने लिए, इनकी वजह से जंगल में हमें यकीन है कि जंगल इनकी वजह से बचा रहेगा। वरना कुछ तो समीर सिन्हा, भर्तरी साहब, साकेत बडोला, ये सब के सब जो है, धीरज पांडे, मतलब खाती साहब, हाँ, खाती साहब वगैरह। तो वो किस्सा हमें आपको अच्छे से याद है, जब एक ऋषिकेश के आगे मुनि की रेती के पास एक हाथी रोग हो गया था, तो खाती साहब ने पूरा वो मोर्चा संभाला था। अभी आपको पता है आसिफ, अभी कुछ दिन पहले एक फंक्शन था दिल्ली में जहाँ मेरी खाती साहब से मुलाकात हुई। अरे वाह। तो वो बता रहे थे कि कई हफ्ते लग गए थे, उस हाथी ने 25-30 लोगों को मार दिया था ऋषिकेश के आसपास। बिल्कुल। और कैसे उसको पकड़ा, याद है, हमने अपनी कैमरा टीम भेजी थी। और कैसे उन्होंने उस हाथी के जो टस्क थे, दांत, वो काटे थे ताकि उसकी एग्रेशन खत्म हो जाए। और वो खड़े खड़े बेहोश हुआ था। ट्रैंक्विलाइज जब किया था तो हाथी वो खड़ा ही था। फिर उसके दांत काटे गए, उसे ट्रक में लोड किया गया, क्रेन के सहारे से लेकर। खाते साहब को किस्सा याद है वो। और उसे फिर हमने जहाँ छोड़ा था, सुंदर या कुछ जगह थी, चिला के पास ही उसको छोड़ा था। कुछ संजय कुछ था, कुछ जगह का नाम मुझे याद नहीं, वहाँ पे उसको छोड़ा गया। वो पूरा किस्सा हमने देखा था, कैसे वो कैंपस में वही हाथी आकर के, कॉर्बेट से हथनी बुलाई गई थी ट्रैक करने के लिए। वो हाथी इतना कहा जाए निडर हो चुका था कि जहाँ कैंप लगा था वहीं घुस गया था। हाँ। और हमारी हथनी को ही दांत भोग के भाग गया था। याद है। फिर रस्से लाए गए, ये किया गया। वो डॉक्टर पराग, जो डॉक्टर, इतने वेट, मतलब कमाल का उनका योगदान रहा है। उस समय WTI के एक और हेड थे जो कि बहुत बड़े एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट रहे, जिनकी मैं पर्सनली बहुत इज्जत करता हूँ, अशोक कुमार। अरे वो भी उस ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा थे। अशोक साहब क्या आदमी थे। परीक्षित साहनी साहब शायद उनके दामाद थे या कुछ थे, याद होगा। यस। तो अशोक कुमार साहब को नोएडा में ही ऑफिस होता था। हाँ। और हमारे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, और बड़े बड़े सेमिनार वगैरह कराते थे वो, और अवेयरनेस के लिए बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। उसी तरीके से WII भी है जो अच्छा काम कर रही है बहुत, देहरादून में। वो अपने आप में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है भाई। यस। अभी ये जो भेड़िया वाला किस्सा हुआ, ये जो वहाँ पे हुआ था उत्तर प्रदेश में, बहराइच में, तो झाला साहब से, YV झाला, जो WII के सीनियर साइंटिस्ट हैं, क्या आदमी है सर। उन्होंने भेड़िए पे 30 साल से रिसर्च किया। मतलब ऐसे लोग अभी भी हैं जो जंगलात को लेकर के अपना पूरा जीवन, मैं कहूँगा, बिल्कुल दे दिया। बिल्कुल। आपकी सबसे प्यारी चिड़िया कौन सी है, बर्ड्स की अगर हम बात करें? सबसे प्यारी चिड़िया आप ही ने मुझे दिखाया था सूर्य साहब जंगल में, ग्रेट हॉर्नबिल।
जो आप कहते थे कि खान साहब इसकी पंख की आवाज़ सुनो, ग्रेट ग्रेट हॉर्न। और वो कॉर्बेट की पर्टिकुलर पैच में दिखती थी। हाँ, कॉर्बेट के कुछ इलाके हैं जहाँ पे झिड़ना में दिखती है, बिदरानी में, कई जगह पे वो बहुत दिखते हैं। लेकिन अगर सबसे प्यारी चिड़िया को कहूँ तो शायद वो जंगल में नहीं रहती, वो है गौरैया। अरे वाह, जो लुप्त हो रही है, और उसको बचाने की बहुत जो सही एक बात बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बल्कि मुझे याद है दिल्ली गवर्नमेंट ने उसे स्टेट बर्ड घोषित किया था। हाँ, और जब फोटो छपी थी तो गौरैया की नहीं थी, बुलबुल की छाप दी थी। हद तेरे की। अच्छा, मतलब उनको आइडेंटिफाई भी नहीं और किया गया था। ये मुझे याद है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी, और ये एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम था कि मतलब आपने गौरैया को को बनाया। अक्सर जो स्टेट बर्ड या जानवर घोषित करते हैं उसके पीछे का मकसद ये होता है कि वो खतरे में उनको बचाना है। बिल्कुल, जैसे मध्य प्रदेश में टाइगर है। हाँ। तो इसी तरीके हर स्टेट में अलग अलग, नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो वहाँ पे राइनो को वो मानते हैं। तो स्टेट वाले हमेशा उन जानवर या पक्षी की या किसी भी उसको रखते हैं जिनको खतरा है, और हमें उनको बचाने का वो होता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें थी। और तो सूरी साहब से ये तो बहुत छोटी सी मुलाकात है, और अगले एपिसोड में, आने वाले एपिसोड में सूरी साहब से दोबारा, मतलब इसको ख़त्म करना पड़ेगा, टाइम की हमारी वो होती है सूरी साहब, वरना मैं तो आपके साथ, मैं और आप बैठे तो सुबह से रात और रात से सुबह हो जाए, पता भी ना चले। तो आज चिट्ठी चूँकि जमशेद भाई नहीं है तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, और लेकिन इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा, अपने जो जवाब हैं, सवाल हैं, या आपको अच्छा लगा, कमेंट करना है, यूट्यूब पे आप जाके कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएंगी। और जमशेद भाई ज़िंदा हैं और अगले एपिसोड में आपको देखेंगे। और सूरी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आगे भी आप जुड़ते रहेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आपका यहाँ आना, शेर खां के शो में आने के लिए हम सब आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, और मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अरे सर, और जंगल की कुछ यादों को दोबारा से ताज़ा करके। नहीं करते रहेंगे सर। तो आज के एपिसोड में इतना ही, और आपका प्यार, आपका जो मोहब्बत है वो बना रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही। जंगल जिंदाबाद।